आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम सितंबर 2022 कक्षा 11th विषय अर्थशास्त्र, जिसमें हमें 90 मिनट का समय मिला था और कुल अंक हैं 40। तो इसमें हमारे टोटल 23 क्वेश्चन हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से 15 तक एक एक अंक की है और प्रश्न संख्या 16 से 18 2 मार्क्स के हैं और 19 से 21 3 मार्क्स और 22-23 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चों, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? क्वेश्चन देखें। आर्थिक क्रिया क ऑप्शन है उपभोग और ख ऑप्शन है निवेश, ग जुआ और घ उत्पादन। उपभोग, निवेश और उत्पादन ये तीनों ही आर्थिक क्रिया हैं, जबकि जो जुआ है ये आर्थिक क्रिया नहीं है। गैम्बलिंग जिसको हम बोलते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शंस तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जबकि गैम्बलिंग नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का मुख्य स्रोत क्या है? सरकारी प्रकाशन, व्यापार संघों के प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, ये तीनों ही द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के स्रोत हैं। घ ऑप्शन है प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनेयर। ये हमारा सही ऑप्शन है जो क्वेश्चनेयर है, क्योंकि जो पब्लिकेशंस हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस एंड सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस ये नहीं हैं, ये सेकेंडरी डाटा के हैं और फर्स्ट यानी कि जो प्राइमरी डाटा है उसका सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यायाधीश की विश्वसनीयता मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करती है? न्यायाधीश, साइज ऑफ सैंपल, उसकी रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा डिपेंड ऑन साइज ऑफ सैंपल, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर्स, ऑल ऑफ द अबाव। यहाँ पर जो ऑल ऑफ द अबाव ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, किसी तथ्य की वह विशेषता अथवा प्रक्रिया जिसको मापा जा सके और जिसका मूल्य समय के साथ परिवर्तित होता हो क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाता है यानी कि चर। क ऑप्शन है चर, ख आवृत्ति, ग गुण और घ इनमें से कोई नहीं। तो देखो, वेरिएबल जो वेरी करे समय के अनुसार, फ्रीक्वेंसी, एट्रीब्यूट्स, नन ऑफ दीज ये नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा जो प्रश्न है, आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों के रूप में क्रमबद्ध व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाठ्य प्रस्तुतिकरण नहीं, ये टेक्स्ट है यानी कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, ये नहीं है। सारणीय प्रस्तुतिकरण, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल ठीक है, ये ख ऑप्शन है। ग था आरेखीय प्रस्तुतिकरण और घ इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ख ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित में से एक अच्छे वर्गीकरण की मुख्य विशेषता कौन सी है? स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी, सजातीयता, होमोजीनियटी, अनुकूलता, सूटेबिलिटी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल ठीक है घ ऑप्शन, क्योंकि सारे ही गुण हैं, सारी ही विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्न संख्याओं का समांतर माध्य 20 है, 10, 15 और ये जो अज्ञात मूल्य है x, 20 और 30 ये अज्ञात मूल्य है। और इसमें जो अज्ञात मूल्य है वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो, समांतर माध्य बहुत ही आसान है। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता क्या है कि x बार इक्वल टू सिग्मा x बटे n। हमने सिग्मा x में क्या क्या जोड़ना है, सारी इकाइयाँ जोड़ देते हैं, 10 जमा 15 जमा x भी जोड़ देते हैं जमा 20 और जमा 30। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास 75 आ जाता है, 75। और देखो 10 और 15 25 होता है, 25 और 30 यहाँ पर होगा 50, 55 और 20 ये मगर 75 जमा x और बटे कितना हम करेंगे, टोटल कितना था हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब ये देखिएगा जो x बार है यहाँ पर 20 है, तो देखिएगा 20 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हो गया 100 में से 75 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 25। तो इस तरह से हमने निकाला और हमारा सही ऑप्शन डी
यानी कि ये हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 10 है, 15 है, 5 है और 25 है, तो हमारा आंसर निकला 25। हमने यहाँ पर ठीक निशान लगाया, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल क्या कहलाता है? माध्य विचलन कहलाता है। बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, समांतर माध्य से लिए गए विचलन, पहले तो हमने डेविएट किया और डेविएट करने के बाद स्मॉल एक्स निकला और स्मॉल एक्स की हमने स्क्वायर किया। हमने जब स्क्वायर किया तो इसका मतलब ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर और इसका रूट और यहाँ बटे एन। तो ये क्या है? ये वर्गमूल हो गया। तो ये क्या निकला हमारा? माध्य विचलन। तो यहाँ पर है ऑप्शन जो इसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन, ये बिल्कुल हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, कौन सा सहसंबंध गुणांक सबसे मजबूत धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है? कौन सा? यहाँ हम देखेंगे, देखिएगा ये जो सहसंबंध होता है, वैसे तो इसकी जो रेंज होती है -1 से लेकर के +1 तक होती है। अब यहाँ पर सारे ही प्लस के हैं तो 0 से +1 हमने देखना है, 0 से 1 तक कौन सा है और सबसे ज़्यादा धनात्मक कौन सा है। यहाँ पर हमने देखा 0.4, फिर 0.2, ये बिल्कुल ही छोटा है 0.09 और 0.8, ये सबसे ज़्यादा धनात्मक मजबूत है। ये सबसे ज़्यादा घ जो है वो मजबूत है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10वां जो प्रश्न वो क्या है कहता है, देखेंगे थोक मूल्य सूचकांक का मुख्य उपयोग क्या है? थोक मूल्य सूचकांक यानी कि यूज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, मांग तथा पूर्ति संबंधी अनुमान, बिल्कुल ठीक। मौद्रिक मूल्य और वास्तविक मूल्य का निर्धारण, ये भी बिल्कुल ठीक है। मुद्रास्फीति की दर का सूचक, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो ये सारे ही ठीक हैं, इसलिए हम सही जो ऑप्शन लगाएंगे वो घ लगाएंगे और ये रहने देते हैं। तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ये और ये नहीं है, डी ऑप्शन। जब सभी ठीक होते हैं तो ऑल ऑफ दी अबव वाला बिल्कुल लगाना चाहिए हमें। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, एक या दो शब्दों में हमने उत्तर देना है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाएगा। तो व्हाट डज ए पर्सन कॉल्ड हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है, किसी देश में जनसंख्या के आंकलन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो सेंसस मेथड का प्रयोग किया जाता है। देखो, विच ऑफ द मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन ए कंट्री। तो जनगणना विधि, इस विधि को हम संगणना विधि भी अगर आ जाए तो भी वही बात है, संगणना विधि भी इसका नाम है। और जनगणना विधि और संगणना विधि एक ही चीज़ है। सेंसस मेथड इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के औसत मूल्य को क्या कहा जाता है? देखो बच्चों, L1 लोअर, L2 अपर बटे 2, ये हो गया औसत मूल्य, उसको हम कहेंगे मिड वैल्यू। क्या कहेंगे? मिड वैल्यू या मध्य मूल्य कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th, सहसंबंध का अध्ययन करने के लिए किस चित्रमय विधि का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? प्रकीर्ण आरेख, स्कैटर्ड डायग्राम इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। विच ग्राफिकल मेथड, जो ग्राफिकल मेथड है, इज यूज टू स्टडी द कोरिलेशन, प्रकीर्ण आरेख आएगा। जो मूल्य किसी श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता हो उसे क्या कहते हैं? बार बार आए, सबसे ज़्यादा बार आए, बहुलक बोलते हैं हम उसको, इंग्लिश में हम बोलते हैं मोड, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे MODE, मोड बोलेंगे, और नहीं तो बहुलक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। अब देखो, ये 1 से 15 तक जितने भी क्वेश्चन थे ये 1 मार्क्स के थे। अब 16 से 18 जो प्रश्न है वो 2 मार्क्स के हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 16वां, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। देखो, प्रत्यक्ष जिसमें अनुसंधानकर्ता जहाँ से सूचना लेनी होती है वहाँ पर जाके प्रत्यक्ष व्यक्तिगत उनसे बात करता है और वहाँ से डाटा लेता है, और अप्रत्यक्ष में
जैसे फ़ोन से बात कर ली या जिन से डाटा लेने हैं वो नहीं मौजूद होते हैं तो वो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि से लेते हैं। तो दोनों ही विधियां हैं प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट करने की। 2 नाम हमसे पूछे गए थे, हमने 2 नाम दिए। 17वां प्रश्न इस प्रकार से है बच्चों, समांतर माध्य के 2 गुण बताइए। कौन कौन से? मुख्य 2 गुण बताने हैं समांतर माध्य के। तो सबसे पहला जो गुण है सभी मूल्यों पर आधारित, समांतर माध्य है पहला गुण है सभी मूल्यों पर आधारित है। बिल्कुल ठीक है। देखो समांतर माध्य श्रृंखला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। इस प्रकार यह सभी मदों का प्रतिनिधित्व करता है। ये सबका प्रतिनिधित्व करता है, सभी मूल्यों पर आधारित, तो इसका एक गुण है। दूसरा निश्चितता, समांतर माध्य एक निश्चित संख्या होती है, इसमें अनुमान का कोई स्थान नहीं होता, अनुमानित नहीं होती बल्कि निश्चित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? 18वां प्रश्न है, ये भी 2 मार्क्स का है। तो देखेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वह सूचकांक है जो विशिष्ट वर्ग के उपभोक्ताओं, जो विशिष्ट वर्ग के जो उपभोक्ता होते हैं उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में होने वाले परिवर्तन को मापता है। देखो बच्चों, एक होता आधार वर्ष की कीमतें होती है, एक चालू वर्ष जो हमारा करंट ईयर चल रहा है। दोनों की जो कीमतों में जो अंतर आता है उनमें देखते कि आधार वर्ष में कीमतें क्या थी, करंट में क्या हैं, उनके अंतर को मापता है कौन? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, अभी देखो हमारे 19 और 20, इन प्रश्नों के उत्तर 30, 19, 20, 30 या 40 शब्दों में हमने लिखने हैं। 19, 20 और 21 होने चाहिए यहाँ पर, 19, 20 नहीं, हाँ 19, 21 वहाँ फिर हमारा सम आ गया होगा। तो अभी देखते हैं हम, तो ये 30, 40 शब्दों में हमने लिखना है। तो वो किस प्रकार से है? देखो 19वां जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के 3 महत्व लिखिए। 3 महत्व हमने लिखने हैं। तो देखो महत्व बताएंगे, सांख्यिकी का क्या महत्व है अर्थशास्त्र में। सबसे पहला अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय। एक तो होता अंतर क्षेत्रीय, भाई अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग कंट्री है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें अंतर क्षेत्रीय अलग अलग जगह की बात है। अंतर समय अलग अलग समय, जैसे 1990, 2000, 2010, 2020, ये अंतर समय की तुलना हो गई। तो इस तरह से तुलना करने में ये सहायक है। दूसरा नीतियों के निर्माण में सहायक है कौन? सांख्यिकी। देखिएगा, जब हमारे सेंटर के अंदर सरकार नीतियाँ बनाती है, आर्थिक नीतियाँ बनाती हैं कि क्या पॉलिसी हम लेकर आएंगे, तो उसमें ये सहायक है, नीतियों के निर्माण में सहायक। आंकड़े, जो अंक होते हैं, आंकड़े होते हैं, संख्याएं होती हैं, उसके बिना कोई भी नीति नहीं बन सकती। अगर हमने बेरोजगारी को दूर करने की नीति अपनानी है, कैसे दूर करेंगे? तो ये सबसे पहले ये जानना होगा ना कितने लोग बेरोजगार हैं, गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे हैं, कितने ऊपर हैं। तो अंकों की ज़रूरत है। और सांख्यिकी क्या है? अंकों का विज्ञान है। तो सांख्यिकी का महत्व है यहाँ पर। तीसरा है आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडल का निर्माण करने में सहायक। जो सांख्यिकी है वो आर्थिक सिद्धांत, जो हमारे नियम बनते हैं, जैसे मांग का नियम है, उत्पादन का नियम है, जो भी नियम बनते हैं, आर्थिक मॉडल बनते हैं, तो उनमें अंकों की ज़रूरत पड़ती है, संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, डाटा की ज़रूरत पड़ती है। आंकड़ों के बिना बन ही नहीं सकता कोई भी मॉडल या कोई भी सिद्धांत, तो उसमें सहायक होता है। 4th भी पॉइंट मैंने डाला, वैसे 3 पूछे थे। कारण व परिणाम, कारण व परिणाम संबंध ज्ञात करने में सहायक है। कारण क्या है? कोज एंड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। भी कारण क्या था? कारण था कीमतें बढ़ गई, और परिणाम क्या हुआ? मांग घट गई। लेकिन कितने % बढ़ी, कितने % घटी मांग, वो कॉज एंड इफेक्ट, वहाँ भी हमें संख्याएं चाहिए, वो ज्ञात करने में भी सहायक हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 20वां, प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करें। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बार बार बच्चों को यही बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे पहला जो अंतर है मौलिकता में अंतर। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं ना, वो मौलिक होते हैं। मौलिक का मतलब ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि पहली बार अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर के इनको स्वयं एकत्रित करता है, इसलिए मौलिक हैं, ओरिजिनल हैं, असली हैं। इनमें कोई काट छाट नहीं होती है। ये जो कहते हो हम अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार इनका प्रयोग कर लेते हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं, वो पहले ही किसी दूसरे के द्वारा एकत्रित किए होते हैं और उनको हम वैसे प्रयोग कर लेते हैं।
उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर। प्राथमिक आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। प्राथमिक आंकड़े जो हमारा उद्देश्य अनुसंधान का, उसी के अनुकूल हम पहली बार एकत्रित करते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े जो हम एकत्रित करते हैं वो पहले ही किसी और उद्देश्य के लिए पहले से एकत्रित हैं, वो निश्चित उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते हैं द्वितीयक आंकड़े, बल्कि प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तीसरा पॉइंट है संकलन लागत में अंतर। जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उनको इकट्ठा करने की जो लागत आती है, जो खर्चा आता है, जो समय आता है, वो ज़्यादा लगता है प्राथमिक आंकड़ों में, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं उनमें वो तो इकट्ठे पहले से एकत्रित, तो उनमें समय भी कम लगता है और धन भी कम खर्च होता है। देखिएगा, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में अपेक्षाकृत अधिक धन, समय, परिश्रम की आवश्यकता होती है। इनकी संकलन लागत अधिक होती है। द्वितीयक आंकड़ों को प्रकाशित व अप्रकाशित स्रोतों से संकलित करते हैं, इनकी संकलन लागत कम होती है। तो ये थे मुख्य 3 अंतर और ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। निम्न आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करें। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा। तो हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे आंकड़े दिए हैं 40, 42, 38, 44, 46, 48, 50। हमने क्या किया, पहले इनका क्रमांक लिखा, ये हैं 3 और 3 6 और 1 7 तक क्रमांक लिखा और इनके सामने ये लिखा 40, 42 एज इट इज हमने एक्स इसको माना। और फिर हमने क्या किया, सिग्मा एक्स यानी कि जो इतनी भी संख्याएं थी उन सबको जोड़ा, 308 आया। और एक्स बार यानी कि समांतर माध्य निकाला, एक्स बार हमारा आया 308 थी सिग्मा एक्स और एन था 7, इसे डिवाइड किया तो 44 आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमने क्या किया, डेविएट किया, विचलन लिया, डेविएशन यानी कि स्मॉल एक्स निकाला। स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा, एक्स में से एक्स बार घटाया, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, और एक्स बार हमारा था 44, वो 44 कैसे आया था, जैसे कि आया हुआ है। अब देखो एक्स में से 44 घटाया, एक्स था 40 में से 44 गया -4, और अब क्या होगा, इसके बाद 42 में 44 घटाया -2, 38 में से 44 घटाया -6, और 44 में से 44 घटाया, 44 में से 44 गया 0, 46 में से 44 गया 2, 48 में से 44 गया 48 में से 44 गया 4, 50 में से 44 गया 6। अब हम क्या करेंगे, विचलन का वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे। ये था हमारा स्मॉल एक्स, एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 0 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। तो ये आ गया हमारा विचलन का वर्ग और हमने इसको जोड़ दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 112। अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे मानक विचलन का फार्मूला क्या है। देखो, मानक विचलन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम बोलते हैं, इसको सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं। और सिग्मा क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन और सभी का रूट, ये जैसे हमने किया। और जब हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर आपने देखा, यहाँ पर ये आया था 112, 112 हमने किया बटे 7 किया, 7 क्या था, n था, और ये रूट किया। जब इसका रूट किया तो ये 16 आ गया, और इसका रूट किया, इसको 7 से डिवाइड किया तो 16, 16 का रूट किया तो 4 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा यानी कि मानक विचलन 4 है, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों, ये हमारे हो गए, टोटल क्वेश्चन हमारे हो गए 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य ज्ञात करें। पहले हमने दिया मध्य 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0। आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है 10, 8, 6, 4, 4। तो हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज लिखेंगे। लेकिन देखो, हम यहाँ से ना 0 से 2 लेंगे पहले, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। इस वे में हम इसको लिखेंगे और हमने इसको सोल्व किया। हमने निकालना समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देखेंगे 22 के जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक अथवा दिया गया, तो हमने पहले वाला सोल्व किया, एक करना था। तो आप किस प्रकार से हमने सोल्व किया, इसको ध्यान से देखेंगे। ये देखिएगा, हमने जो मध्य थी उनको लिया 0 से 2, ये देखो 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10।
फिर जो आवृत्ति थी हमने इसी तरह से लिया, उसके सामने 0 से 2 के सामने 4, फिर 4, 6, 8, 10 ये लिया। और एफ आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है एफ, और सिग्मा एफ यानी कि इसकी ये था एफ, सिग्मा एफ हमारा 32 आ गया। अब मिड पॉइंट मध्य मूल्य हमने निकालना है। मध्य मूल्य कैसे निकलता है? 0 + 2 बटे क्या आ जाएगा 2, 2 बटा 2 1 आ गया, यानी कि दोनों को जोड़ा बटे 2 किया 1 आ गया। 4 और 10 6, 6 बटा 2 3 आ गया। फिर इनका मिड वैल्यू 4 और 6 के बीच का 5 है, 6 और 8 के बीच का 7 है, 8 और 10 के बीच का 9 है। अब हम क्या करेंगे, एफ़ की और एम की मल्टीप्लाई करेंगे। एफ एम क्या है? 4 एकम 4, 4 तिये 12, 6 पाँचे 30, 8 7 56, 10 नीमा 90, ये हो गया। अब ये था एफ एम। सिग्मा एफ एम हमने इन सबको जोड़ा, जोड़ने के बाद 192 आ गया, 192 आ गया। अब हमने देखा कि समांतर माध्य कैसे निकालते, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी कि एन, सिग्मा एफ एम 192 है, एन थे हमारे पास 32। अब ये देखिएगा एन कहाँ है, सिग्मा एफ इक्वल टू एन होता है, एन बराबर है 32, ये एन ही होता है। अब हमने देखा 192 बटा 32 बराबर है 6, तो एक्स बार यानी कि समांतर माध्य 6 आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23वां, और 23वां जो प्रश्न है वो क्या है, माध्य विचलन निकालना है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य विचलन ज्ञात करें। देखो बच्चों, माध्य विचलन हम समांतर माध्य से भी निकाल सकते हैं और मध्यका से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है आप कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालना भी हम आपको सिखाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 के भी 2 भाग हैं, आप चाहे सहसंबंध गुणांक निकालें, चाहे आप 23वां जो प्रश्न का ए भाग है, चाहे आप माध्य विचलन निकालें। हमने यहाँ पर माध्य विचलन निकाला, वो कैसे निकालना है, तो देखो यहाँ पर मध्य दी गई है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5 5 का डिफरेंस है। आवर्ती दी गई 8, 16, 18, 32, 14, 9, 6, 7। हमने इन दोनों को लिखा, हमने इन सब को देखो मद लिखी हमें यहाँ पर, फिर आवर्ती लिखी, यहाँ संचय आवर्ती किया हमने। अब देखो जब आवर्ती जो है हमने इन सबको जोड़ लिया, आवर्ती जो है वो यहाँ पर देखो 8 + 16 + 18 + 32, 22 + 14 + 9 + 6 + 7, ये हो गया टोटल सिग्मा एफ यानी कि एन आ गया। तो ये n + 1 बटा 2 ये हमारा हो गया 100। देखो n है 100, 100 में 1 जोड़ा बटा 2, 101 बटा 2 यानी कि 50.5वां मद, ये हमारा है 20। ये कहाँ आया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखो इसमें 50 नहीं है और 50 64 के अंदर शामिल है, तो ये हमारा आ गया 64, CF 64 है। इसके सामने F हमारा 22 है, और ये मध्यका है हमारी M यानी कि 20 है। अब हमें क्या करना है, ये देखिएगा सिग्मा एफ 100 है, तो ये 20 हमारा निकलने के बाद इसमें हमने आगे काम करना है, और वो किस प्रकार से है, देखो हमने DM निकालना है। यहाँ पर क्या निकालेंगे, DM कैसे निकलेगा, देखो M हमने देखा 20 है, DM डेविएशन फ्रॉम M मीडियन से हमने लिया है, तो X में से हम M घटाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। अब देखो अब हमारे पास m है, ये कितना है हमारा, यहाँ आप देखेंगे m है 20 और x हमारा कितना है, x हमारा है 5। ये देखिएगा ये जो मद है इसको हम x बोलते हैं, और ये हमारा है 5। 5 में से 20 गया हमारा, यहाँ आ गया 15, ठीक है। और इसके बाद 10 में से 20 गया, ये आ गया हमारा 10 आ गया। यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, जो मध्यका से जो माध्य विचलन जब हम निकालते हैं तो प्लस माइनस नहीं जुड़ता, इसमें प्लस माइनस का कोई हिसाब नहीं होता, वो प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता है। तो देखिएगा यहाँ पर 15, फिर 10, फिर 5, फिर यहाँ पर 0 आ गया, और फिर जैसे हमने इसमें से घटाया 25 में से 20 घटाया 5 आ गया, और फिर हमारे पास आ गया 10, और इसके बाद 15, और फिर आ गया 20, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, DM डेविएशन यानी कि फ्रॉम मीडियन। अब हमने क्या निकालना है, आगे भी हम देखेंगे, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। F की और DM जो निकाला है, इन दोनों की गुणा करनी है हमने, इन दोनों गुणा करेंगे तो देखो हमारे पास F था 8 और ये है 15,
तो ये हो गया 15 की और 8 की गुणा की तो हमने 120 आ गया। इसके बाद हमने गुणा की तो 160 आ गया। इसकी हमने 10 की और 16 की 160, 18 की और 5 की 90 आ गया। और 90 के बाद फिर 0 आ गया, फिर 70 है हमारे पास, फिर 90 और इसके बाद फिर 90 और फिर 140 है। फिर जो टोटल आ गया सिग्मा FDM इसको हम बोलेंगे, वो हमारे पास इन सब का जोड़ आएगा, वो आएगा 760। ठीक है बच्चों, तो ये 760 हमारे पास आने के बाद हमने निकालना है कि माध्य विचलन फ्रॉम मीडियन। देखो माध्य विचलन फ्रॉम मीडियन, ये हम यहाँ लिखेंगे MD फ्रॉम M इक्वल टू क्या करेंगे, सिग्मा F और DM जो कि हमने ऊपर निकाला था, और नीचे लिख देंगे N लिखें या सिग्मा F लिखें, बात एक ही है। तो ये हमारे पास था 760 और बटे में है 10, बटे में कितना है 100 है, सॉरी, क्योंकि जो हमने सिग्मा F लिया था वो 100 है। देखो यहाँ पर ये था N, सिग्मा F 100 है, इसी को N बोलते हैं। तो 760 बटे 100, तो ये कट गया और ये हो गया 7.6। हमारा जो उत्तर आया वो 7.6 आया, और यही हमारा माध्य विचलन है, यही हमारा माध्य विचलन है, यानी कि MDM मैंने मीडियन से लिया है, आप समांतर माध्य से भी ले सकते हैं। तो ये 7.6 ये हमारा आंसर है। ठीक है, ओके बच्चों। तो देखो बच्चों, ये था हमारा 11th क्लास का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो हुआ था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।